लेट्स स्टार्ट। कि एक बात है कि अगर तुम काल पढ़ने के लिए मन मना रहे हो तो चलो आज पढ़ते हैं, और अगर आज पढ़ने के लिए सोच रहे हो तो चलो अभी पढ़ते हैं। सो विद दिस मोटिवेशनल ट्रैक we will start today's topic, that is head injury. So what is head injury? We will know what is head injury, then what is the pathophysiology of head injury, then what are the causes of head injury, then classification including the layers of the skin, then types, then sign and symptom, diagnostic evaluation, medical management, surgical management, and we will deal with the nursing diagnosis. So first we will see the definition. Head injury is defined as any degree of injury to the head ranging from scalp laceration to altered level of consciousness and can be total neurological deficit. So head injury होता क्या है कि ये हेड इंजरी जो किसी भी एक डिग्री में हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब इसका एक डिग्री होगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऐसा भी हो सकता है। तो कोई कोई हेड इंजरी में सिर्फ लेसरेशन होगा। लेसरेशन मीन्स एक डीप काट होगा और टेयर ऑफ द स्किन्स होगा, और इससे ज़्यादा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, टोटल न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शन है वो डेफिसिट हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में what are the neurological function will be diminished or destroyed. Next we will see the pathophysiology. So first, due to some etiological factors like motor vehicle accident, falls, assaults, the brain suffers traumatic injury. Then brain swelling or bleeding increases intracranial volume. When the brain starts swelling or bleeding inside the skull, then the intracranial volume will be increased. Then the rigid cranium allows no room for expansion of the content. जो हम लोगों का रिजिड क्रेनियम होता है, मतलब हार्ड जो क्रेनियम होता है, वो अलाउ नहीं करता है कोई भी फ्लूइड को एक्सपांशन करने में या फिर बाहर निकलने में। तो क्या फिर तो उसमें क्या हो जाएगा, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीजेस हो जाएगा. सो द इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज इंक्रीजेस, देन इट विल लीड टू प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स. सो if there is increase in intracranial pressure, obviously there will be increased pressure in the blood vessels within the brain, so which will cause blood flow to the brain too slow. हाँ, ब्लड वेसल्स में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन में ब्लड फ्लो का जो रेट है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा. देन इट विल लीड्स टू सेरिब्रल हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया. So what is cerebral hypoxia and ischemia? So ischemia, we know that decreased blood supply, and hypoxia means decreased oxygen supply. अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगा. एंड देन इट विल लीड्स टू इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंटिन्यू टू राइज एंड ब्रेन में हार्निएट. Then finally it will leads to cerebral blood flow seizures. Cerebral blood flow seizures होने से क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शन है वो डेफिसिट हो जाएगा. So next we will see the causes. What are the causes of head injury? So first cause is motor vehicle accidents. Next falls means कहीं से गिर जाना. Then assaults means sudden attack on somebody. देन स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में अगर किसी का इंजरी हो जाए वो वाला, जैसे हेड में इंजरी हो गया. देन फायर आर्म्स रिलेटेड इंजरी, जो फायर आर्म में काम करते हैं उससे रिलेटेड, या फिर कहीं पे फायर लग गया तो उस जो एक क्राइसिस सिचुएशन होता है उस सिचुएशन में अगर किसी का भी हेड इंजरी हो सकता है. नेक्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट इज स्कैल्प इंजरी. So the scalp injury means trauma to the scalp may result in an abrasion. Abrasion means जो स्किन निकल जाना, खोल के आना, जो स्किन थोड़ा बहुत खोल जाता है उसको बोलते हैं एब्रेशन. देन
कंकाशन मीन्स इंजरी टू द ब्रेन, ये जो ब्रेन में थोड़ा बहुत इंजरी होगा. देन लेसरेशन में मीन्स जो स्कल है उसका स्किन क्या हो जाएगा, डीप कट पहुंच जाएगा. देन सबगेलियल हेमाटोमा मीन्स हेमाटोमा विनीथ द लेयर ऑफ द टिश्यू ऑफ द स्कल. देन लेयर एवल्शन मीन्स टीयरिंग, जो टीयरिंग हो जाता है, जो निकल जाता है, वो वाला कट हो जाता है. देन स्कल इंजुरी. सेकेंड, स्कल इंजुरी मीन्स ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्कल. जो ये फ्रैक्चर की तरह होता है, जो कंटिन्यूटी है स्कल का वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ड्यू टू क्या, फोर्सफुल ट्रॉमा. जो फोर्सफुल ट्रॉमा ब्रेन में होने से जो स्कल है वो हमें इंजरी हो जाएगा. और ये एक जैसे कि फ्रैक्चर की तरह है. और इट कैन बी सिंपल कम्युनिकेटेड डिप्रेस्ड एंड बेसिलर इंजुरी. So in the fracture of bone, we got this type of fracture like simple fracture, comminuted fracture, depressed and basilar injury. You can search for better understanding. You can search for images in the Google. Then search only for the simple comminuted or depressed basilar injury to the skull like that. Then brain injury. So brain injury is any injury to the head that can travel to the brain. It's easy. Next, the types. First one is concussion. So concussion क्या है, एक sudden transient mechanism head injury with disruption of neural activity and changes in the level of consciousness. It occurs when brain suddenly shifts inside the skull and knocks against the bony surface. That means if a sudden hit come to our head, then the inner portion of our brain that is soft things. मतलब यही क्या है कि अगर एक बहुत ही तेज़ अगर कोई प्रेशर हम लोग का ब्रेन में आ गया तो क्या होता है कि जो हेड में आ गया तो हेड का अंदर जो ब्रेन होता है वो क्या होता है कि ब्रेन का जो सरफेस है, वॉल है, वहाँ अटक मतलब वहाँ उसको क्या होता है, एक सडनली वहाँ में लग जाता है. लग जाने के बाद वहाँ में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. तो वो होता है तुम्हारा कॉन्कशन. और यहाँ में कोई जो ब्रेन का स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होता है और ये माइल्ड फॉर्म का होता है. देन कंट्यूशन मीन्स इट इज़ ए ब्रूसिंग ऑफ द ब्रेन टिश्यू विद इन फोकल एरिया बट एलओसी मे नॉट बी अल्टर्ड. देखो कॉन्कशन में क्या होता है कि चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन यहाँ में क्या नहीं होगा, चेंजेस में एलओसी में चेंजेस नहीं होगा. ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का होता है. एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है, लिटिल बिट चेंजेस होता है यहाँ में. नेक्स्ट, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी. ये क्या होता है कि डैमेज थ्रू आउट द ब्रेन टू द एक्सोन इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कॉर्पस कैलोसम एंड ब्रेन स्टेम. ये होता है कि सीवियर फॉर्म में होती है, ये ज़्यादा डैमेज हो जाता है. तो यहाँ में क्या होता है, जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी नाम से ही पता चलता है. तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है क्या कि ये पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द मसल्स फंक्शन, स्पीच, थॉट, इमोशन एक्सेट्रा. तो वहाँ तक क्या होगा, डैमेज होगा और डिसरप्शन होगा. देन कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, वाइट मैटर ट्रैक्स. ये होता है एक वाइट मैटर ट्रैक्स जो क्या करता है, दैट कनेक्ट्स द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है हम लोगों का दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट में, उसको कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम एंड द ब्रेन स्टेम. ओके, नेक्स्ट इज ये होता है सीवियर फॉर्म में. नेक्स्ट इज इंट्राक्रैनियल हेमोरेज. सो हेमाटोमा और कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द ब्रेन दैट मे बी एपिड्यूरल दैट इज above the dura, then subdural that is below the dura, or intracranial that means within the brain. Next we will see the sign and symptoms, that means clinical manifestations. So first is altered level of consciousness. तो कॉन्शियसनेस वो यहाँ में ऑल्टर्ड हो जाएगा क्योंकि ब्रेन में वो हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है. तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में डेफिसिट होगा. न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में डेफिसिट होने से जो कॉन्शियस लेवल है पेशेंट का वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है. देन पिपुलरी एबनॉर्मलिटी, जो हमारा आँखों का मूवमेंट है उसमें थोड़ा एबनॉर्मलिटी दिखाई देगा क्योंकि ब्रेन का
अलग अलग पोर्शन जो अलग अलग काम के लिए बना होता है। तो किसी भी अगर जो आई का फंक्शन के साथ रिलेटेड है उस पोर्शन में अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली पिपुलरी एबनॉर्मलिटी होगा। देन ऑल्टर्ड और एब्सेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो क्या हो जाए, ऑल्टर्ड भी हो सकता है और एब्सेंस भी हो सकता है। तो अभी पता चलना चाहिए कि गैग रिफ्लेक्स होता है क्या है। गैग रिफ्लेक्स होता है कि एक इन्वॉल्टरी रिफ्लेक्स, हाँ, इन्वॉल्विंग बायलेटरल फेरेंजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो फेरेंजियल मसल्स है उसका बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए इसमें। एंड एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट प्लेट, जो सॉफ्ट प्लेट है उसका एलिवेशन होता है वो होता है गैग रिफ्लेक्स। ये गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो सकता है और ऑल्टर्ड भी हो सकता है, मतलब चेंजेस हो सकता है उसमें। देन एब्सेंस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जो हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स है टू द लाइट और एनी स्टिमुलाई, वो क्या होता है, एब्सेंस हो सकता है। देन चेंजेस इन वाइटल साइंस में चेंजेस आ सकता है। विजन एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, सेंसोरी डिसफंक्शन हो सकता है। देन हेडेक और सीजर हो सकता है। देन वी विल सी द diagnostic evaluation. So diagnostic evaluation is are the easy things, that is history and physical examination first, then GCS assessment, X-ray, CT scan, MRI, ICP monitoring, then cerebral angioplasty. We will not go through it in details. Then medical management. So what are the medication, primary medication like antibiotics to prevent any infection or swelling, then anti-seizure to prevent the seizure that we have seen in the clinical manifestation. Seizure, the last one is seizure. To control the seizure we will provide anti-seizures. Then diuretics, so diuretics we will provide like mannitol and all to maintain the intracranial pressure. Okay, medical management you can search for to explanation more. Then surgical management. So in most of the cases for head injury, the prior surgery is craniotomy. So what is craniotomy and when it is performed? If the hematoma is large enough, that means fluid or blood accumulation is large enough, the neurosurgeon will remove a section of the skull to drain the hematoma. जो न्यूरोसर्जन होता है वो स्काल का एक पोर्शन को निकालेगा जो अंदर में ब्लड जमा होकर रखा है उसको निकालने के लिए। एंड दिस टाइप ऑफ सर्जरी फॉर हेड इंजरी इज कॉल्ड ए क्रेनियोटोमी. A craniotomy may allows the brain, if it is swollen, to bulge out of skull and reduce intracranial pressure. It is understandable and easy. So lastly, we will see the nursing diagnosis. So according to this condition, to formulate nursing diagnosis, you have to see the uh, what are the criteria of head injury, and what are the silent symptoms of injury, and what can be the risks of head injury or complication. So keeping mind in all the things, you can formulate nursing diagnosis. And for every condition, that is sensory, vision, feeling, emotion, you can formulate many and many nursing diagnosis. But I have included only four important nursing diagnosis. First is acute pain related to trauma and illness secondary to head injury. I think no need to explanation of nursing diagnosis, you can relate it if you understand the clinical manifestation and the altered the and all the disease portion. रिस्क फॉर ब्लीडिंग. सो रिस्क फॉर ब्लीडिंग क्यों होगा, अगर ब्रेन में या फिर क्रेनियर स्काल में अगर इंजरी होगा या फिर लेसरेशन होगा तो उसके लिए ब्लीडिंग भी हो सकता है. तो रिस्क फॉर ब्लीडिंग रिलेटेड टू टिश्यू ट्रॉमा, अगर स्काल्प में ट्रॉमा हो गया, स्काल्प का टेयरिंग हो गया तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है. दैट इसके लिए रिस्क फॉर ब्लीडिंग बोला गया. रिस्क फॉर ब्लीडिंग रिलेटेड टू टिश्यू ट्रॉमा और डिस्टर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. हाँ, जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसमें भी अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो फिर रिस्क फॉर ब्लीडिंग हो सकता है. और सेकेंडरी टू ये किसके लिए हो रहा है कि हेड इंजरी. रिस्क फॉर सीजर रिलेटेड टू अनवांटेड इलेक्ट्रिकल फायरिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स नर्व फाइबर सेकेंडरी टू हेड इंजरी. ये भी समझने के लिए लायक है कि रिस्क फॉर सीजर मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट जो होता है वो भी हो सकता है, क्योंकि हेड इंजरी की वजह से जो हम लोगों का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन मतलब इम्बेलेंस हो सकता है. दैट मीन्स अनवांटेड इलेक्ट्रिकल फायरिंग होगा एंड डिस्चार्ज फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और उसके वजह से नर्व फाइबर्स में तुम्हारी ये
क्या बोलते हैं, अनवांटेड इम्पल्स फॉर्मुलेशन होगा. देन एक्यूट कन्फ्यूजन भी हो सकता है रिलेटेड टू पैटर्न ऑफ मेमोरी इम्पेयरमेंट सेकेंडरी टू हेड इंजुरी. So thank you everyone for watching this video till end, and I will try to make some more videos in for MSN. Just need your support. Thank you.